वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हम बात करने जा रहे हैं जी रशिया और यूक्रेन की वॉर को लेके। और आपने देखा होगा कि कल से जो है वो एक न्यूज़ जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है कि भाई यूक्रेन जो है उसने पहली बार अमेरिका की जो मिसाइल हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं वो रशिया के अंदर जो है वो अटैक कर दी, उससे हिट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि ये कहा जा रहा है कि भाई अब जो है वो दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ शायद जा रही है। और ये जो जाते जाते जो है बाइडेन साहब ये डिसीजंस ले रहे हैं तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हैं और इनके जो असरात हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो खतरनाक होंगे दुनिया के लिए, ये कहा जा रहा है। तो इसको देखते हैं कि क्या मामला है और इसके क्या जो है वो असरात हो सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो कही जा रही है कि भाई यूक्रेन हिट्स रशिया विद USATACMS मिसाइल्स। ठीक है, ये स्पेशल मिसाइल्स हैं जो यहाँ पे आपको ये सामने नीचे देखने को मिल रहे हैं। ये मिसाइल है, या यहाँ पे ये देखिए तो ये आपको मिसाइल देखने को मिल रहा है। ये अमेरिका का मिसाइल है, ठीक है जी, रॉकेट है बेसिकली, जो कि इसने फायर करने हैं वहां पे। और ये लॉन्ग रेंज के हैं, ये 300 किलोमीटर तक जो है वो रशिया के अंदर जाके अटैक कर सकते हैं। तो जिससे जहां से रशिया को जो सप्लाई मिल रही है, सप्लाई लाइन जो है वो तोड़ने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे और वो बॉर्डर तक पहुंच ही नहीं सकेगी और बॉर्डर पे लड़ते हुए सिपाहियों के लिए मुश्किल हो जाएगी। एक बात तो ये है, ठीक है। दूसरा, अब रशिया जो है उसने इसके अगेंस्ट में क्या किया, लास्ट मंथ एक प्रपोजल आया था कि भाई आप अपनी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसको चेंज करें। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का मतलब क्या है कि भाई जो वो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन रखते हैं कि भाई हमने कब अपने न्यूक्स इस्तेमाल करने हैं, न्यूक्लियर वेपन्स किसके अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करना है, उसको चेंज कर दिया। तीसरा, एक दूसरी न्यूज जो है सर्कुलेट कर रही है लास्ट मंथ से कि भाई जो नॉर्थ कोरिया है उसने अपने 11,000 फौजी जो हैं वो भेज दिए हैं रशिया के अंदर लड़ने के लिए, उनकी मदद के लिए। तो ये ऐसी डेवलपमेंट्स है रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर जो कि हम ये देख रहे हैं कि भाई एक्सेलरेट कर रही है इस प्रोसेस को और वर्ल्ड वॉर थर्ड की तरफ चीजें जो है वो लेके जा रही हैं। एक रॉन्ग डिसीजन जो है वो हमें तीसरी वर्ल्ड वॉर के अंदर धकेल सकता है, वो भी न्यूक्लियर वॉर के अंदर धकेल सकता है। तो अब देखते हैं कि क्या जो है इसके इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले ये जो यूक्रेन ने हिट किए हैं जो मिसाइल रशिया के अंदर, ये आप देख लें यहाँ पे हैं और ये इसकी रेंज यहाँ पे है। देखिए, ये है यूक्रेन और ये रशिया का एरिया है, ठीक है, सारे का सारा रशिया का बॉर्डर है। तो यहाँ पे ये जो आपको लेयर्स देखने को मिल रही है ना, ये लेयर्स ये बता रही हैं कि भाई ये कहां तक मार कर सकता है। तो 300 किलोमीटर रशिया के अंदर जाके ये टारगेट कर सकता है। पहले जो वॉर अभी लगी हुई है वो बॉर्डर एरियाज पे लगी हुई है, जैसे बॉर्डर पे नॉर्मली वॉर होती है। लेकिन अगर वहां से मिसाइल जो है, जैसे अब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो गई, तो वहां से मिसाइल जो है लॉन्च किए जाएं और कोई लाहौर के ऊपर गिरे, कोई कराची पे गिरे जाके, कोई इस्लामाबाद में गिरे, कोई फैसलाबाद में उसके अंदर जाके गिरे, तो जाहिर बात है ये बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, डैमेज होगा। तो इस तरह के हालात जो है हम देख रहे हैं, वो कि बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज तो नहीं है कि बहुत अंदर तक जाए, लेकिन फिर भी 300 किलोमीटर एक बहुत बड़ी रेंज है इसकी। तो ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कब जो है वो इसको अलाउ किया गया, या यूक्रेन जो है इसने कब इस्तेमाल किया, जब 1000 दिन जो है वो कंप्लीट हो गए रशिया और यूक्रेन की वॉर को, जो फरवरी 2022 में जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो 1000 दिन इस वॉर को कंप्लीट हो चुके हैं और फिलहाल तक इस वॉर का अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका कि भाई रशिया जीत रहा है या यूक्रेन। लेकिन कहने को यह है कि कहा जा रहा है भाई रशिया जो है वो इस पोजीशन में है कि उस वॉर को जीत रहा है, लेकिन दूसरी साइड से नेटो की पूरी पावर जो है वो शामिल है, लेकिन रशिया काफी ज्यादा आगे भी जा चुका है यूक्रेन के अंदर। तो अब ये फर्स्ट जो यूज है इसको थोड़ा सा समझते हैं। बेसिकली ये जो फर्स्ट यूज है ATACMS का, ठीक है, ये बेसिकली इसका जो एब्रिविएशन है क्या बन रहा है इसका जी, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। ठीक है, तो ये आर्मी का टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है जो इनके पास पहले से इन्हें दिए हुए थे, लेकिन अभी इन्हें इशारा नहीं दिया गया था कि आप इन्हें इस्तेमाल करें या ना करें, क्योंकि इससे होगा क्या कि इससे डायरेक्ट जो है वो यूएस की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी इस वॉर के अंदर। एक थ्रेट था कि भाई फिर डायरेक्टली रशिया और यूएस सामने सामने हो जाएंगे, वो कि अभी भी हैं, लेकिन अभी एक इनडायरेक्ट या प्रॉक्सी वॉर के थ्रू हैं। ठीक है, तो अब बाइडेन साहब जो है उन्होंने 2 दिन पहले ये कह दिया या ग्रीन सिग्नल दे दिया यूक्रेन को कि भाई ठीक है आप यूज करें, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई उनके दिन कम है और उन्होंने जाना है, तो जाने से पहले पहले वो ये मामला जो है वो कर रहे हैं। तो इससे फिर क्या हुआ जी कि यूक्रेन ने भी इसे हाथों हाथ लिया और बाइडेन साहब के इस डिसीजन के ऊपर उन्होंने जो है वो अटैक कर दी और 6 मिसाइल जो है फायर किए गए। और कहा जा रहा है रशिया की तरफ से कि 5 जो हैं वो उन्होंने तबाह कर दी और एक जो है टारगेट को हिट किया। वहां पे पीछे उनकी मिलिट्री बेसिस बनी हुई हैं, वहां पे उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, मिलिट्री के आर्सनल्स वगैरह, जो असले के डेरे हैं आप ये कह सकते हैं, जो डिपो वगैरह जिन्हें हम कहें, तो वहां पे अटैक किए गए। तो अब जब असले के डिपो ही आप तबाह कर देंगे तो फील्ड में जो लड़ रहे होंगे उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। सो ये बहुत ही क्रिटिकल और एक टेक्टिकल मूव है जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ठीक है, ये कहा जा रहा है।
अब ये मिसाइल की जो आपको गाड़ी नजर आ रही है, ट्रक साइज ट्रक के ऊपर से फायर होते हैं, तो इसके लिए बहुत ज्यादा वो भी मुश्किल नहीं होती। अब इसके ऊपर जो रिस्पांस जनरेट हुआ रशिया और यूक्रेन की तरफ से, तो यूक्रेन ने ये कहा है कि भाई ये जो मिसाइल हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मिसाइल खुद अपने मुंह से बोलेंगे, ठीक है। तो मिसाइल यानी कि अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बोलेंगे, स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स, ये अपने आप के लिए खुद ही बोलेंगे भाई कि ये जहां जाके लगेंगे ना, जो लॉस करेंगे, अल्टीमेटली लॉस तो कर रहे हैं। तो इसी वजह से वो कहा कि भाई जब 300 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो खुद ही समझ आ जाएगी कि भाई रशिया को क्या हो रहा है। और दूसरी साइड पे जो रशिया है वो ये कह रहा है, पुतिन साहब, कि भाई ये आप फ्यूल का काम कर रहे हैं फायर के ऊपर, कि आग तो लगी हुई है बॉर्डर के ऊपर, जंग तो है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप इससे पहले ईंट का जवाब ईंट से और पत्थर का जवाब पत्थर से था, लेकिन अब आप जो कर रहे हैं ये गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। आप हमें जो है जल्दी पे तेल का काम कर रहे हैं, तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है, ग्लोबल जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, कि भाई इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर थर्ड की तरफ जो है वो हालात हमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जियोपॉलिटिकल रेमिफिकेशंस की अगर हम बात करें और फ्यूचर आउटलुक की, तो बेसिकली अब हम ये देख रहे हैं कि ये ऐसा क्यों इस टाइम पे हुआ, तो थोड़ा सा इसको जरा समझिएगा। अब देखिए मामलात क्या चल रहे हैं, क्या आपको पता है भाई यूएस के अंदर इलेक्शंस हो चुके हैं, ऐसा ही है। अब उस इलेक्शन के नतीजे के तौर पे जो ट्रंप साहब हैं उनकी हुकूमत बनने लगी है, लेकिन ट्रंप के आने में और बाइडेन के जाने में ट्रांजिशन पीरियड है, ठीक है। अब ट्रंप साहब ने आना है 20 जनवरी को, 20 जनवरी 2025 को वो हल्फ लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 20 जनवरी में अभी 2 महीने बचे हुए हैं। इस 2 महीने के अंदर जो है वो हम देखेंगे 11 दिसंबर को जो है वो सारे के सारे जो सर्टिफिकेट्स आएंगे जो विन किए हुए हैं, उसके बाद 19 दिसंबर को उनका जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसके वोट्स आएंगे। तो अभी काफी लंबा प्रोसेस है यूएस के अंदर। तो 2 महीने वॉर के लिए बहुत बड़े होते हैं। वॉर तो आपको पता है 6 घंटों के अंदर डिसाइड हो जाता है, जो हमने देखा डी डे जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में हुआ था। तो बेसिकली ये ऐसे वेपन्स हैं कि अगर इन्हें यूज किया जाता है तो 2 महीने बहुत ज्यादा हैं। तो बाइडेन साहब ने जाते जाते, क्योंकि अब उनको कोई पूछेगा तो है नहीं, इलेक्शन भी हार चुके हैं, तो क्या कोई कहेगा, वो पहले ही बेचारा जो है वो अब उनके हालात देख लें। सो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि सीआईए शायद जो है, या जो डीप स्टेट के एक्टर्स हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने जाते जाते ये चाह रहे हैं कि ट्रंप के आने से पहले, क्योंकि ट्रंप साहब जो है वो यूएस की फॉरेन पॉलिसी चेंज करने जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा शिफ्ट होगा कि भाई उनकी जो डॉक्ट्राइन थी, जो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन थी, जो कि हमने देखा था कि स्टार्ट हुई थी 1947 के अंदर, कि जिसके तहत उन्होंने एक्टिव रोल जो है वो वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर प्ले करने का सोचा था, जिसमें कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर हमने देखा, अफगानिस्तान की वॉर देखी, ठीक है, और मुख्तलिफ जगह पे प्रॉक्सी वॉर्स चलती रही हैं कोल्ड वॉर के जो है वो तनाजुर के अंदर, ठीक है। ये 1947 में इनकी पॉलिसी हमने देखा इन्होंने चेंज की। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि भाई इनकी अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है ट्रंप साहब की, अमेरिका फर्स्ट का मतलब क्या है कि भाई हम दुनिया के मामलात से खुद को थोड़ा सा पीछे रखेंगे और इंटरनल अफेयर्स पे फोकस करेंगे, और दुनिया के जो खर्चा इतना ज्यादा अमेरिका का हो रहा है ट्रूप्स के ऊपर, इतना ज्यादा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हम कम करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अपनी पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने जा रहे हैं। तो उससे उन्होंने कहा था कि एक पीस या एक नेगोशिएशन का प्रोसेस होगा, कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने हल्फ लेने के 24 घंटे के अंदर इस वॉर को खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब यह है कि वो तो वॉर खत्म करने जा रहे हैं 24 घंटे के अंदर, 20 जनवरी को। इसका मतलब उससे पहले पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पास टाइम है कि वो जो कर सकते हैं रशिया के साथ वो करें, उसे नुकसान पहुंचाएं, या इस वॉर की टोटली शेप ही चेंज कर दें, या तो रशिया को तबाह कर दें, या दुनिया को एक थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर जाते जाते जो है बाइडेन साहब झोंक जाएं, ठीक है। उनके पास यही ऑप्शन है और वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो इसको आगे लेके जा रहे हैं। वहीं पे दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं कि रशिया जो है वो उसकी भी कैजुअलिटीज हो रही हैं। तो नॉर्थ कोरिया के जो ट्रूप्स हैं उनके ऊपर बातचीत की जा रही है कि भाई वो भी रशिया के अंदर आ चुके हैं और हेल्प कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई आप नॉर्थ कोरिया से मदद ले रहे हैं, तो यहाँ पे तो नेटो पहले भी थी, तो हम भी जो है उसको इंटेंसिफाई करेंगे। ये हालात हमें अब देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं? ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है जिससे रशिया को नुकसान होगा और वॉर में उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अगर इसको रेगुलरली यूज किया जाता है, यानी रोज जैसे 6 जो है फायर हो गए रोज किस तरह से होते हैं, और इनको स्ट्रेटेजिकली यूज किया जाता है, यानी बाकायदा टारगेटेड जो है यूज किया जाता है, तो देखिए पीछे से जितनी भी जो है वो इनकी मदद इनको मिल रही होगी वॉर में, तो आप तब तक सस्टेन कर सकते हैं जब तक पीछे से आपको हेल्प मिल रही हो। लेकिन पीछे के जब आप उस एरिया के ऊपर टारगेट करेंगे, यहां पे टारगेट करेंगे और यहां पे फौज लड़ रही है इस एरिया के ऊपर बॉर्डर पे, तो जब यहां से हेल्प पहुंच ही नहीं पाएगी, असला ही नहीं पहुंचेगा, फूड इन्हें नहीं पहुंचेगा, ठीक है, इनको यहां से जख्मी वापस नहीं जा सकेंगे, तो कहने का मतलब यह है कि वॉर में जो कैजुअलिटीज है वो मजीद बढ़ जाएंगी। ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि 1000 बंदा जो है वो रशिया का हर रोज जो है वो इसके अंदर जो है क्या हो रहा है जी, उसकी कैजुअलिटीज हो रही है 1000 बंदे की। 1000 अगर डेली बेसिस पे हो रहा है तो आप अंदाजा कर लें कि कहां जा रहा होगा, तो किस तरह से वॉर अगले दिनों में कैसे जा सकती है। अब रशिया ने इसका रिस्पॉन्स कैसे किया?
रशिया ने इसका रिस्पांस अपनी जो न्यूक्लियर जो डॉक्ट्राइन है उसको चेंज करके किया। और न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है दुनिया के अंदर, याद रखिएगा। ये छोटा सा वर्ड नहीं है, ये बहुत बड़ा वर्ड है। बहुत बड़ा वर्ड क्या है कि एक लीडर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स अगर यूज करता है, ठीक है, फर्स्ट यूज करता है या सेकंड यूज, लेट सपोज एक लीडर फर्स्ट जो है वो यूज कर देता है न्यूक्लियर वेपन्स, तो इसका मतलब उसने दुनिया को तबाह कर दिया या दुनिया को तबाह करने में अपना रोल प्ले कर दिया। समझ गया ना। और एक थर्ड वर्ल्ड वॉर, जैसे आज दुनिया पूरी जो है वो हिटलर को बुरा भला कहती है, गालियां देती है कि हिटलर ने एक वॉर स्टार्ट की, हिटलर ने ये किया। सो इसी तरह से कोई भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता कि भाई पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए और उसके मुल्क की ईंट से ईंट बजा दे इसके बदले में कि भाई उसने क्यों पहला अटैक किया, न्यूक्लियर अटैक क्यों किया। सो इसलिए हर मुल्क जो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, ठीक है जी, तो ये 8 न्यूक्लियर कंट्रीज, इनकी अपनी अपनी डॉक्ट्राइन है कि हम कब यूज करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स, किस पॉइंट पे हम यूज करेंगे। जब हम देखेंगे कि भाई बिल्कुल अब हालात खत्म है, तो फिर हमने जो है ना गन निकाल के उसको शूट कर देना है दुश्मन को, यही हल बचेगा। ठीक है, तो अब यहां पे इनकी पहली डॉक्ट्राइन ये थे कि भाई जो न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं, जब हमारे खिलाफ वो वॉर करेंगी तो हम सिर्फ उनके खिलाफ जो है न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे। लेकिन अब जैसे हालात बन रहे हैं तो इन्होंने चेंज कर दिया और इन्होंने अब ये कहा कि भाई अगर कोई नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, जैसे यूक्रेन नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, तो नॉन न्यूक्लियर स्टेट है तो हम उसको भी जो है अगर वो मिलकर हमारे खिलाफ लड़ रही है, दूसरी अलायंसेस बना के, जैसे यूक्रेन की एग्जांपल है, तो हम उसके खिलाफ भी जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे। ये इन्हें कहा गया था कि भाई आप अपडेट करें अपनी पॉलिसी को, सितंबर के अंदर ये कहा गया था, सितंबर 2024 के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये अब जो है एक दिन पहले 19 नवंबर को जो है अप्रूव की है पॉलिसी कि ठीक है भाई अब जो अगर कोई नॉन न्यूक्लियर स्टेट है लेकिन उसके साथ अगर वो मिलके जो है वो हमारे ऊपर अटैक कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम भी आगे से रिस्पांस में न्यूक्लियर वेपन्स अपने डिफेंड के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है तो ये थ्रेट पैदा हो गया कि ये तो रशिया अगर न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करता तो वो तो पहले ही तबाह हो जाएगा, उसके लिए मुश्किल है। सो इसलिए उसने कहा कि भाई अब हम जो है वो अगर कोई कन्वेंशनल मिसाइल से या ड्रोन से या एयरक्राफ्ट से हमारे ऊपर अटैक करेगा मिलके, तो हम भी जो है उस ग्रुप के खिलाफ या वो जो मुल्क हमारे खिलाफ लड़ रहा होगा उसके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि पुतिन साहब पे तो वैसे भी शक नहीं किया जा सकता कि दिमागी हालत किस तरह की है या क्या बंदा है ये। सो किसी भी टाइम पे अगर एक रॉन्ग डिसीजन आता है, जैसे अब ये हो गया, अब इससे कोई बड़ा नुकसान होता है या कोई और डिसीजन आ जाता है अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को अलाउ किया जाता है, तो आगे से रशिया रिस्पांस करेगा न्यूक्लियर वेपन्स की शक्ल में, अमेरिका के ऊपर भी कर सकता है क्योंकि पूरा ग्रुप है ना, और नेटो के जितने ममालिक यूरोप के अंदर है किसी के ऊपर भी, जर्मनी पे हो, यूके पे हो। सो इससे क्या होगा कि एक नई वॉर जो है स्टार्ट हो जाएगी और वहां से आगे से रिस्पांस आएगा और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर वेपन्स की स्टार्ट हो जाएगी। सो इसलिए ये आप इनकी पिक्चर देख लें कि मशवरे दे रहे हैं कि भाई दबा के रखो। और ज़ेलेंस्की साहब भी जो है अब उनके पास ऑप्शन तो कोई बचा नहीं है, उन्होंने कहा भाई इससे पहले कि ट्रंप आए वॉर रुकवा दे और मेरी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाए। वॉर रुक गई तो पीस में तो लीडर्स को कोई भी नहीं मानता, याद रखिएगा, लीडरशिप हमेशा क्राइसिस में ही होती है। तो ये तब तक इलेक्शन भी यूक्रेन के अंदर नहीं होंगे और यही सदर रहेंगे और ये इंजॉय करते रहेंगे प्रोटोकॉल को, दुनिया के एड को, सब कुछ। तो अब ये कह रहे हैं दबा के रखो, मैं भी जाने लगा और तुम भी, तुम्हारे भी जाने का वक्त आ चुका है, पीस होगा तो फिर इलेक्शन होंगे, तो इसलिए जो है हो रहा है। द ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ट्रॉल की अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पे देखिए बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका। अब ये कहा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से, कुछ एक्सपर्ट्स की तरफ से कि भाई ये डिसीजन बहुत पहले हो जाना चाहिए था और पहले अमेरिका को ये कहना चाहिए था कि आप यूज करें, ताकि पहले उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता और इतनी ज्यादा वॉर ना होती, या वो इतना ज्यादा जो यूक्रेन के अंदर घुस आए हैं वो ना घुस सकते। अब इतना नुकसान हो गया और अब 1000 दिन गुजर चुके हैं, अब आप अलाउ कर रहे हैं, इतना इकोनॉमिक नुकसान करके, इतना सब कुछ लॉस होकर, मिलिट्री लॉसेस हो रहे हैं, तो अब आपको गलत डिसीजन लिया, पहले लेते। ठीक है, और कुछ ये कह रहे हैं कि अभी भी ना लेते। अब इससे होगा क्या, बेसिकली देखिए जब ये ट्रांजिशन हो जाएगी लीडरशिप की, जब बाइडेन से ट्रंप आ जाएंगे तो चीजें सारी चेंज हो जाएंगी इंटरनेशनल फ्रंट के अंदर, क्योंकि वो नेटो से भी उन्होंने ये बात कही भी है कि भाई हम नेटो की भी में जो इमदाद है या मदद जो है वो जाहिर बात है कम कर देंगे। तो इसका मतलब जब नेटो जो है वो पैसिफिक हो जाएगी और ये जो एक पूरे का पूरा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसके ऊपर ऑलरेडी वो बयान दे चुके हैं कि भाई जो अफगानिस्तान की वॉर के जर्नल जो हैं उनका भी एहतसाब हम करेंगे, वो क्यों वहां से इस तरह भागे। हालांकि उन्होंने 2020 में मुआहिदा खुद किया, ये है कि 2021 में जो बाइडेन की हुकूमत में वो वापस आए थे, लेकिन जिस तरह आप भागे आपको पता होगा पाकिस्तान के अंदर भी क्या हालात बने।
सो कह रहे हैं भाई कि हम जो मिलिट्री है या खास करके जो आर्मी के जो ऑफिसर जनरल्स वगैरह हैं उनका हम जो है वो एहतसाब करेंगे, ठीक है। और साथ में एलॉन मस्क भी कह रहे हैं कि भाई हम इतना बड़ा पैसा जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहां पे लग रहा है उसको किसी और चीज पे लगाएंगे, सो हम मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस को खत्म करेंगे। सो एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट होने जा रहा है अमेरिका के अंदर आने वाले दिनों में। अगर ट्रंप आएंगे तो अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट है, जो बेसिकली मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट हमें नजर आती है, ठीक है, एक अनार्किक वर्ल्ड के अंदर कि भाई दुनिया में अनार्की है और उसका रिस्पॉन्सिबल अमेरिका ही है पिछले 50 सालों से। तो शायद वो 50 या 60 या 70 सालों की जो एक पूरे का पूरा एक माइंडसेट बना हुआ था, जिसकी वजह से अमेरिकन मिलिट्री भी इतनी ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स बनी और इतना ज्यादा मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस बनाए, असला बनाया, सब कुछ हुआ, तो अब उसको खत्म करने का टाइम आ रहा है या उसको रिड्यूस करने का एटलीस्ट जो है वो टाइम आ चुका है, ये कहा जा रहा है इनकी तरफ से, ट्रंप की तरफ से और एलन मस्क की तरफ से ये कहा जा रहा है। सो मिलिट्री के लिए भी वहां पे काफी मुश्किल है कि किस तरह से इस टाइम को जो है मैनेज करेगी, तो ये देखना है कि वहां पे कैसे पॉलिसी शिफ्ट होगा। अब दूसरी साइड पे दूसरी डिबेट की बात की जा रही है कि भाई नॉर्थ कोरिया जो है उसने भी अपने ट्रूप्स रशिया में भेजे हुए हैं लड़ने के लिए, ठीक है, और इसके ऊपर भी जो है वो थ्रेट है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई जो इनिशियल एस्टिमेट है, अक्टूबर में उन्होंने अपने लोग भेजे थे कि 11,000 लोग जो है उन्होंने भेजे हैं, यानी 11,000 फौजी भेजे हैं रशिया में लड़ने के लिए। ये ऑफिशियल फिगर्स बताई जा रही हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है वेस्ट की तरफ से कि शायद ये 1 लाख के करीब है या इनको बढ़ाया जाएगा 1 लाख तक। 1 लाख नॉर्थ कोरिया की फौज, उसकी तकरीबन 12.5 लाख की फौज है नॉर्थ कोरिया की, क्योंकि वहां पे एक सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट स्टेट है, आपको पता है नॉर्थ कोरिया, तो वहां का मॉडल डिफरेंट है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई 1 लाख की फौज अगर आएगी तो 1 लाख अगर वो भेजेंगे तो इससे तो वॉर बहुत चेंज हो जाएगी, ठीक है, रशिया की पावर मजीद बढ़ जाएगी जो ऑलरेडी बढ़ी हुई है। और रशिया को इनकी जरूरत क्यों है अगर हम उसकी बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है रशिया के इस टाइम पे बहुत ज्यादा रशिया के ऊपर इंटरनल प्रेशर है कि जो रोज की इतनी कैजुअलिटीज हो रही हैं, इन कैजुअलिटीज के नतीजे के तौर पे क्या हो रहा है जी, रशिया में जो प्रेसिडेंट साहब है पुतिन, उनके ऊपर एक प्रेशर है कि भाई आप अपने ही लोगों को मरवा रहे हो और एक नेगेटिव सेंटीमेंट मिलिट्री के लिए जा रहा है कि भाई मिलिट्री में कोई ना जाए, तो ये तो नुकसान होगा। तो मिलिट्री में कोई ना जाए, वॉर अब 2 साल चलती है, 4 साल 6 साल, तो कैसे ये मैनेज करेंगे। तो इसलिए जब नॉर्थ कोरिया के लोग शामिल होंगे तो एक तो वो बाहर के लोग हैं, ठीक है भाई वो मरते हैं तो मरे, कम से कम रशियंस नहीं मरेंगे, समझ रहे हैं ना। जबकि नॉर्थ कोरिया में तो वो उनका कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है डिफेंस को लेके और बाकी चीजों को लेके। और नॉर्थ कोरिया की क्या लालच है कि भाई उनके ट्रूप्स अभी तक सिर्फ धमकियां देते आए हैं। कोरियन वॉर हुई 1953 के अंदर खत्म होगी, ठीक है, तो 1953 के बाद कोई प्रॉपर वॉर नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री नहीं लड़ सकी, याद रखिएगा, ठीक है। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है नॉर्थ कोरिया के लिए कि वो अपने जो है ना रियल वर्ल्ड के अंदर जाके बातों से बाहर निकल के अपनी फौज की ट्रेनिंग करे, उनको स्ट्रेटेजिकली बेहतर करे, मॉडर्न जो आर्सनल्स हैं, मॉडर्न जो असला है उसका इस्तेमाल सिखाए, वहां पर उनको ये सब चीजें मिलेंगी। तो ये एक नेक्स्ट लेवल पे उनकी ट्रेनिंग चली जाएगी, जिससे रीजन के अंदर उनकी मिलिट्री जो है वो बहुत ज्यादा उसकी पावर बढ़ जाएगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज उन्हें आ जाएगा। इसलिए उनकी लालच ये है कि भाई इन्हें भेजा जाए, ठीक है, तो इसलिए वो इसको भेज रही हैं। और जबकि रशिया की लालच क्या है कि भाई रशिया को लोग चाहिए इस टाइम पे कुर्बान करने के लिए, जैसे वो जो है वो एक टूल के तौर पे यूज कर सके, तो एक टूल के तौर पे यूज करेगा, ठीक है। और दूसरा ये कहा जा रहा है साउथ कोरिया की तरफ से कि भाई पर सोल्जर $2,000 जो है वो मिल रहे हैं महीने के नॉर्थ कोरिया को। अब अगर नॉर्थ कोरिया को महीने के $2,000 मिल रहे हैं, इसे मल्टीप्लाई करें, अगर 1 लाख की फौज वो भेज देते हैं, इतना शायद रशिया अफोर्ड भी ना कर सके, लेकिन उसके पास ऑयल है, कुछ और दे सकता है उसके बदले में, तो वो अगर इस तरह से एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि इनका जो पैक्ट है वो नवंबर के अंदर, इससे पहले अक्टूबर में साइन हो चुका था, ठीक है, तो वो जो पैक्ट साइन हो चुका है उसके अकॉर्डिंगली अब ये इनका अलायंस है, मुश्तरका डिफेंस है, जैसे नेटो का है। तो जब भी अगर साउथ कोरिया अटैक करता है नॉर्थ कोरिया पे तो रशिया आगे से रिस्पांस करेगा, या जापान जो है वो अटैक करता है तो आगे से रिस्पांस करेगा, तो इनकी फौज भी ट्रेन हो जाएगी, साथ पैसा भी मिल रहा है, तो डबल डबल मजे हैं इनके, ये भी इंजॉय करेंगे और मिलिट्री ट्रेन भी हो जाएगी और वापस जाके बताएंगे भी कि भाई हम रशिया में लड़के आए हैं। और साथ ये कहा जा रहा है कि शायद इनमें से बहुत सौ को सिटीजनशिप भी ऑफर की जा रही है रशिया के अंदर कि भाई आप यहां पे रहें। रीजनल और ग्लोबल इंप्लीकेशंस अब क्या हो सकती हैं इसकी, अब देखिए जी, इसकी जो रीजनल ग्लोबल इंप्लीकेशंस हैं वो यही है कि अब हम देख रहे हैं जो अलायंसेस बने थे नॉर्थ कोरिया के और रशिया के, वो एक साइड पे आ रहे हैं, यानी कि वो एक्चुअली में वर्किंग पे हैं। तो एक साइड पे नेटो का अलायंस है,
ठीक है, वो काम कर रहा है अगर मिलके रशिया के खिलाफ, तो दूसरी साइड पे जो रशिया है और जो नॉर्थ कोरिया है उनका अलायंस पे मिलके आगे से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो अब ये दोबारा से वही सेम हालात बन गए हैं जो कोल्ड वॉर में थे। कोल्ड वॉर में भी क्या था कि एक साइड पे कैपिटलिस्ट ग्रुप था, ठीक है जी, सरमायादारी निजाम, और दूसरी साइड पे कम्युनिस्ट था। तो अब यहां पे रशिया को कि उस तरह का तो मॉडल नहीं है, लेकिन वहां पे डेमोक्रेसी भी वैसी नहीं है जैसी एक्सपेक्ट की जा रही है, जबकि नॉर्थ कोरिया में तो है कम्युनिज्म। तो फिर से आइडियोलॉजीज की वॉर यहां पे स्टार्ट हो गई है, नजरिए की वॉर स्टार्ट हो गई है यहां पे फिर से। और इस बार हालात बहुत डिफरेंट है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स हैं और रशिया इस बार किसी भी हद तक जाएगा। लास्ट तो हमने देखा था कि 1991 के अंदर कोल्ड वॉर खत्म हो गई, रशिया टूट गया, ठीक है, वो सस्टेन नहीं कर सका। लेकिन इस बार वो कहां तक जाएगा कुछ इसका आइडिया नहीं है। तो ट्रंप के आने से पहले बहुत सारे हालात जो है वो बदलेंगे। तो ये मामला चल रहे हैं जी इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है।